अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड में चैप्टर नंबर 2 जो है वो बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स हमने शुरू किया था। उसमें आज हमारा फर्स्ट जो था बायोलॉजिकल मालिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। जब मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं तो वो एक बॉन्ड के ज़रिए से आपस में जुड़ते हैं। यानी हमने कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स पढ़ी थी, 3 इकसाम पढ़ी थी, जिसमें मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड या फिर ओलिगोसैकराइड और फिर पॉलीसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स तो एक यूनिट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का एक यूनिट होता है, ट्रू कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। लेकिन जब वही यूनिट्स आपस में मिले पॉलीमराइज होके पॉलीमर बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में फिर डाइसैकराइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन पॉलीमरेज होते हुए ये पॉलीसैकराइड्स बना देते हैं। जब ये जो मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो ये एक बॉन्ड के जरिए से जुड़ते हैं, इसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी ये एमसीक्यू भी आता होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। अब जब दो मोनोमर आपस में जुड़ते हैं ना, जब दो मोनोसैकराइड आपस में जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने के दौरान यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जो हाइड्रोलाइसिस है उलट होता है। हाइड्रोलाइसिस में वाटर ऐड होता है, यानी जब दो डाइसैकराइड्स आपस में जुड़े हैं, दरमियान में वाटर इंटर हुआ, वाटर ने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन दिया और बाद में वो दोनों मोनोसैकराइड्स अलग-अलग हुए। लेकिन जब दोनों मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ने हैं तो इसका मतलब है वही जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन ऐड हुआ था अब वो रिलीज होगा तो दोनों मोनोसैकराइड जो है वो आपस में जुड़ जाए हैं। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ये असल में कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी इसकी जो नेचर होती है वो कोवलेंट होती है, यानी यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकराइड्स इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब दो मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो कंडेंसेशन रिएक्शन निकलता है, तो ये इसे कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है ये कभी भी ओपन स्ट्रेट चेन जो होते हैं उनके अंदर ज्यादातर नहीं पाया जाता, यानी वो मोनोसैकराइड जो स्ट्रेट चेन हो उनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं पाया जाता। ये हमेशा रिंग स्ट्रक्चर, जब आप 5 कार्बन मोनोसैकराइड या फिर 6 कार्बन मोनोसैकराइड हो पानी में डालते हैं तो वो फ्यूरानोज और पायरानोज बनाते हैं। जब फ्यूरानोज और पायरानोज बनते हैं तो और वो आपस में कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए से जुड़ते हैं तो फिर उनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन रिंग स्ट्रक्चर्स, यानी उन स्ट्रक्चर जो छल्ला नुमा हो, यानी जो पायरानोज और फ्यूरानोज वगैरह हैं उनके अंदर सिर्फ जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। अब जब ये एक मोनोसैकराइड हाइड्रोजन आयन देता है, दूसरा मोनोसैकराइड जो है वो हाइड्रोक्सल आयन देता है और इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाता है और पीछे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो बॉन्ड पीछे बन जाता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है ये मोनोसैकराइड में नहीं पाया जाता, मोनोसैकराइड में नहीं पाया जाता। मोनोसैकराइड में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होते। तो प्रेजेंट इन डाइसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड,
ये तीन चीजें हैं जिन्हें अंदर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो टाइप्स है ना, ये हमने सिर्फ और सिर्फ अल्फा और बीटा, ये मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था। कायरल कार्बन है अराउंड, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल एटम्स होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, ये अपनी तरतीब चेंज कर लेते हैं, उस वजह से हम इन्हें नाम दे देते हैं अल्फा बीटा। और जब वही कार्बन जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में आए तो उन्हें हम बोलते हैं अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा बीटा टाइप ऑफ फर्स्ट शुगर। यानी ये जो हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए हैं उनमें ये जो फर्स्ट शुगर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होती है वो हम देखते हैं अल्फा है या बीटा है, फिर उसी ही बेस पर हम उसके बॉन्ड का नाम दे देते हैं ये अल्फा है या बीटा है। व्हेन फर्स्ट अल्फा शुगर डोनेट हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन नंबर 1, यानी जब ये जो पहले शुगर है, ये जो पहला कंपाउंड है, ये कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन डोनेट करता है, और दूसरी जो शुगर है, जो दूसरी कार्बोहाइड्रेट है, वो OH आयन देती है, तो हम पहले ही बेस पे इसे नाम दे देते हैं ये अल्फा है या बीटा है। तो इसमें पहला जो कंपाउंड है उसने अल्फा कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन डोनेट किया है और ये अल्फा इन नेचर है, यानी इसके जो कार्बन है अराउंड हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल ही तरतीब है वो अल्फा है। तो ये अल्फा 1,4 चूंकि इसने कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन दिया और कार्बन नंबर 4 से हाइड्रोक्सल आयन दिया हुआ है, तो इसे बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ये जो शुगर्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इनकी नेचर दो तरह ही होती है, ये फितरत है लिहाज से दो तरह ही होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिसके पास ये सलाहियत होती है कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन दूसरे कंपाउंड हो रिड्यूस करे। जिस तरह ट्रैवल एजेंट जो होते हैं, ट्रैवल एजेंसीज जो होती हैं, आप उन्हें पास जाएं तो हमने फलां मुल्क में जाना, तो वो आपको फलां मुल्क में भिजवाने के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, खुद वहाँ पे नहीं चले जाते। इसी तरह जो रिड्यूसिंग शुगर है ये खुद ऑक्सीडाइज होती है, यानी अपने अंदर से हाइड्रोजन रिमूव करवाती है, और जो दूसरी है उसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करती है। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज रिडक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज होती है एंड कॉज द रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस, और दूसरे कंपाउंड हो ये रिडक्शन कर देती है, रिड्यूस कर देती है विद आउट हैव टू बी हाइड्रोलाइज, और खुद इसके दौरान हाइड्रोलाइज नहीं होती, यानी ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन डोनेट करती है। जब अपने अंदर से प्रोटॉन रिमूव करवाए ही तो ऑक्सीडाइज हो जाए ही और दूसरे कंपाउंड हो रिड्यूस करे ही। इसके उलट आप नॉन रिड्यूसिंग कर लें, यानी जो खुद ना तो ऑक्सीडाइज हो और ना किसी दूसरे हो रिड्यूस करे, उसे हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी जो किसी दूसरे हो रिड्यूस ना करे। अब जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो वो दूसरे हो रिड्यूस भी नहीं करती। तो इस तरह दूसरी टाइप जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें ये माल्टोज और लैक्टोज, ये ऐसे दो डाइसैकेराइड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर है ओपन। अब ये ओपन स्ट्रक्चर होने ही वजह से इसकी सरफेस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन होते हैं। इसका मतलब है ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करने ही सलाहियत रखते हैं। जब ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं तो इसका मतलब है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे कंपाउंड हो रिड्यूस कर देते हैं, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद जो है वो डाइसैकेराइड,
पॉलीसैकेराइड और एक और डाइसैकेराइड है सुक्रोज। ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, इन्हें पास किसी दूसरे कंपाउंड हो रेड्यूस करने की सलाहियत नहीं होती। यही वजह है जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट शुगर इस्तेमाल की जाती है। प्लांट्स में फ्लोएम है, अंदर जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज होता है। क्यों है? ये नॉन रेड्यूसिंग है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, इसलिए जो फूड है वो इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट भी करवाया जाता है, स्टोरेज भी इसी फॉर्म में होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यही माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इन्हें दरमियान में हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनवा के देखे हैं। सुक्रोज है तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है अल्फा ग्लूकोज में और बीटा फ्रुक्टोज में। अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज के दरमियान में अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने तो उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है वो होता है सुक्रोज, और उसके अंदर अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। लेकिन अगर हम इसे अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बताएं तो बात सही है, क्योंकि हमने फर्स्ट कंपाउंड का नाम लेना होता है अल्फा या बीटा। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम पानी में सोल्यूशन फॉर्म में बनाए तो वो इस तरह बनेगा। इसमें कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोजन ऊपर है और हाइड्रोक्सिल आयन नीचे है। अगर आप बीटा ग्लूकोज लें, ये बना हुआ है बीटा ग्लूकोज, तो उसमें बाकी सारी तरतीब वही है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन ऊपर आ जाता है, हाइड्रोजन नीचे होता है, बाकी एटम्स की तादाद और तरतीब सेम है। बस यहाँ पर पोजीशन चेंज हो जाती है कार्बन नंबर 1 में। तो इसमें नीचे है हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसे हमने अल्फा ग्लूकोज कह दिया, और इसमें बीटा ग्लूकोज है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ऊपर मौजूद है। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। कार्बन नंबर 3 पे अलहदा से एक बात समझनी है, कार्बन नंबर 3 पे ग्लूकोज में जो OH आयन होता है वो ऊपर होता है और हाइड्रोजन आयन नीचे होता है। और जब बीटा ही बात करें हैं तो कार्बन नंबर 3 पे OH ऊपर है, H नीचे है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन जो है वो कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर होता है। इसी तरह कार्बन नंबर 4, अगर कार्बन नंबर 4 पर भी OH ऊपर चला जाए, H नीचे आ जाए, ये तो OH ऊपर है, यानी ये बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर है, H नीचे है। लेकिन कार्बन नंबर 4 जो है उस पे OH नीचे है, H ऊपर है। सिमिलरली यहाँ पे भी बीटा ग्लूकोज में भी H ऊपर है, OH ऊपर है। लेकिन कार्बन नंबर 1 पे तो जो है सो है, कार्बन नंबर 4 पे भी ये OH ऊपर चला जाए तो अब ये ग्लूकोज की बजाय ग्लैक्टोज बन जाएगा, बीटा ग्लैक्टोज बन जाएगा। बहरहाल यहाँ पर अल्फा ग्लूकोज है, साथ में ये बीटा फ्रुक्टोज है, OH ऊपर है, CH2OH, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 5 6, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन इसे आप सोल्यूशन फॉर्म में फ्रुक्टोज को डालने हैं तो ये 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर देता है। तो यहाँ अल्फा ग्लूकोज जो है वो कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोक्सिल आयन देता है, बीटा फ्रुक्टोज जो है वो कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन आयन देता है, और ये H और OH जब निकलते हैं तो पानी वाटर रिलीज हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल ये रिलीज हुआ, और बदले में ये वाला H जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये दरमियान में ऑक्सीजन है। तो ये जो बॉन्ड दरमियान में ये वाला बनता है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस तरह ये दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ है डाइसैकेराइड बन है। अब इसमें ये कार्बन नंबर 1 थी तो अल्फा 1 क्यों है, ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा 1, ये बीटा फ्रुक्टोज है तो कार्बन नंबर 2 है तो बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
अगर आप इसे वैसे पढ़ लें अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो तब भी बात सही है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन माल्टोज, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है बिटवीन अल्फा ग्लूकोज, इसमें दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ग्लूकोज ही होते हैं। इसमें तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज था, इसमें दोनों ग्लूकोज हैं और दोनों ही अल्फा हैं। अल्फा में मैंने कहा था कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे H और OH जो है वो पोजीशन वो सेम होती है, तो इसमें कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर है OH नीचे है। इसी तरह इसमें भी कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर है OH नीचे है। कार्बन नंबर 4 पे तो HOH सेम है। अब इस अल्फा ग्लूकोज में से हाइड्रोक्सिल आयन जाए है और इस अल्फा ग्लूकोज में से हाइड्रोजन आयन जाता है, तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, तो अल्फा 1 अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अल्फा 1 अल्फा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आप इसे अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहें तो बात है तब भी सही है। अब ये दोनों H मौजूद हैं, ये दरमियान में से H और OH जो है रिमूव हो जाए, ये O दरमियान में आ जाएगा, तो अब ये वाला जो बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाया जाता है, यानी इस तरह दरमियान में ऑक्सीजन इस तरह, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन लैक्टोज, लैक्टोज जो होती है ये दूध के अंदर जो मिठास होती है ये इसी लैक्टोज की वजह से होती है। इसी वजह से जो बाजार में से जो दूध वाले डिब्बे मिलते हैं जो बच्चों को अक्सर पिलाए जाते हैं उनके ऊपर भी लैक्टोजन 1 लैक्टोजन 2 लिखा होता है, वो भी इसी लैक्टोज की वजह से ही नाम दिया जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन बीटा लैक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, मैंने कहा था जब आप सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर ले जाएं H नीचे ले आए तो ये बीटा ग्लूकोज बन जाएगा, बाकी तरतीब वही है। लेकिन जब आप इसी OH और OH को ऊपर ले जाएं H को नीचे ले आए और इधर कार्बन नंबर 4 पे भी OH को ऊपर ले जाएं H को नीचे ले जाएं तो ये बीटा लैक्टोज बन जाएगा। तो बीटा लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज के दरमियान जब भी कंडेंसेशन रिएक्शन होता है तो बीटा ग्लूकोज में से हाइड्रोजन और बीटा लैक्टोज में से OH आयन जब आपस में रिलीज होते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिलीज होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ये रिलीज हुआ, पीछे इस H में और इस H के दरमियान में ये वाला O फंस जाता है, ऑक्सीजन फंस जाता है और यहाँ पर ये वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है। अब ये कार्बन नंबर 1 है, इधर से चेक करें तो ये कार्बन नंबर 4 है। चूंकि ये दोनों बीटा बीटा हैं तो इसे हम बोलते हैं बीटा 1 बीटा 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर आपने इस तरह नहीं पढ़ना तो आप इसे इस तरह पढ़ लें बीटा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो बात ऐसे भी सही है। अब है प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ डाइसैकेराइड। इससे पहले अब हम पढ़ चुके हैं, यानी डाइसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो उसमें लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज 3 एग्जाम्पल हमने पढ़ी हुई हैं एज ए डाइसैकेराइड। तो ये जो डाइसैकेराइड्स होते हैं ये 2 मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं तो तब डाइसैकेराइड बनते हैं। 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टू फॉर्म डाइसैकेराइड। जैसे जैसे मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते जाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होती जाएगी और जो स्वीटनेस है वो भी थोड़ी होती जाएगी। तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट, लेस सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप इन्हें हाइड्रोलाइज करें, यानी जब आपने मोनोसैकेराइड जोड़े थे तो उसके दौरान वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे, लेकिन जब आप एडिशन ऑफ वाटर करें यानी हाइड्रोलाइज करें तो ये दोबारा 2 मोनोसैकेराइड जो हैं वो पैदा करते हैं, चूंकि ये बने ही 2 मोनोसैकेराइड से होते हैं। इसमें एग्जांपल है माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। नंबर 1 पे सुक्रोज है, इसे आम जबान पे खैन शोकर यानी ये जो हम अपने घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं
वो दरअसल असल में सुक्रोज ही होती है। इसका फार्मूला है C12H22O11। ये स्वीटनर एट होम इन स्वीट डिशेज, ये मीठी डिशों में ये जो हम चीनी डालते हैं, ये चीनी असल में सुक्रोज है। और हम जब भी अपने घरों में कोई मीठी डिश बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं, और चीनी जो है वो सुक्रोज है। पौधों में ये जो है वो ये ट्रांसपोर्ट होती है, ट्रांसपोर्ट शुगर, यानी जो फूड प्रिपेयर हो जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस में जो फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है सुक्रोज में। चूंकि सुक्रोज जो है ये पानी में हल हो जाती है और ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, क्यों है ये नॉन रिड्यूसिंग होती है, तो ये इस तरह सूटेबल एक फूड बन जाता है जो ट्रांसपोर्ट इजीली होता है। तो यहाँ पे प्लांट्स में ये ट्रांसपोर्ट शुगर है तौर पर इस्तेमाल होती है। वेरी सोल्यूबल, यानी ये पानी में हाल पजीर है। और पौधे है अंदर जो है वो हाई कंसंट्रेशन में ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है, चूंकि ये रास्ते में किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करती, किसी दूसरे मालिक्यूल को रिड्यूस नहीं करती, क्योंकि इसके पास इतने हाइड्रोजन होते ही नहीं है, हाइड्रोजन है होते ही नहीं है, तो ना तो ये प्रोटॉन डोनेट करती है, ना ये किसी को रिड्यूस करती है, ना खुद ऑक्सीडाइज होती है। इसलिए प्लांट्स में ये हाई कंसंट्रेशन में एफिशिएंटली मूव कर जाती है। और ये बनती है अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज। इसमें अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद है माल्टोज, इसका आम नाम है माल्ट शुगर। ये ग्लाइकोजन और स्टार्च ही जब ब्रेकडाउन होती है तो उस दौरान एनर्जी पैदा होती है, और स्टार्च और ग्लाइकोजन के टूटने से माल्टोज बनती है। अब ये जो रिएक्शन है ना स्टार्च और ग्लाइकोजन के टूटने का, ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में, ऐसी इंडस्ट्री जो शराब बनाने में इस्तेमाल होती है, ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टोज बहुत पैदा करवाया जाता है स्टार्च और ग्लाइकोजन ही ब्रेकडाउन से। और जब ये स्टार्च और ग्लाइकोजन टूटता है जिससे माल्टोज बनता है, तो इसे बोलते हैं माल्टिंग प्रोसेस। यानी ब्रीविंग इंडस्ट्री में माल्टिंग प्रोसेस जो है ये बहुत ज्यादा होता है। असल में ये स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अमाइलेज एंजाइम होता है, इसकी तोड़ फोड़ के लिए अमाइलेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। तो बार्ले स्टार्च जो होती है, जो बार्ले के अंदर स्टार्च पाई जाती है, उसे तोड़ने के लिए अमाइलेज एंजाइम आता है जो माल्टोज बना देता है। तो माल्टोज जो है वो ये भी डाइसैकेराइड है। ये जर्मिनेटिंग सीड और स्प्राउटिंग पोटैटोज में होता है, यानी ऐसे बीज जिन्होंने अब उगना शुरू करना है, जिससे पौधे ने अब बनना है, तो उस दौरान उसे जो एनर्जी चाहिए, उसे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ यंग सीडलिंग, जो नन्ना मुन्ना पौधा होता है जो अभी अभी बीज से बाहर आया होता है, उसे एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी के लिए फिर ये स्टार्च तोड़ी जाती है माल्टोज में, और माल्टोज को फर्दर हाइड्रोलाइज कर है मोनोसैकेराइड्स बनाए जाते हैं, और फिर उन्हें सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए से एनर्जी रिलीज करवाई जाती है। लैक्टोज, लैक्टोज का दूसरा नाम है मिल्क शुगर। जैसे है हमने पहले भी बात की है, ये दूध है अंदर जो मिठास होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस लैक्टोज की वजह से होती है। यानी जब आप दूध पीते हैं तो दूध में आप चीनी डालते हैं, अगर आप चीनी ना भी डालें, सिंपल दूध भी पिए, तो वो आपको थोड़ी सा मीठा महसूस होता है। वो जो मिठास होती है वो लैक्टोज की वजह से होती है। अब ये मैमल्स के दूध में पाया जाता है। मैमल्स है, मुख्तलिफ मैमल्स है जो दूध हैं, उन्हें अंदर मुख्तलिफ कंसंट्रेशन में लैक्टोज पाया जाता है। मसलन बकरी के दूध में 3 से 4% होता है, गाय के दूध में 4 से 6%, और इंसानों के दूध में 5 से 8% जो है वो दूध के अंदर लैक्टोज शुगर पाई जाती है। और ये तीनों MCQs हैं, तीनों
MCQs हैं। इसके अलावा इन्हें जो दूसरे नाम है, ये माल्टोज का दूसरा नाम, लैक्टोज का दूसरा नाम है, ये जो है ये भी MCQs हैं। इसके अलावा ये भी MCQ है, लैक्टोज जो है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मैमल्स है, दूध में पाया जाता है। इसके अलावा जब आप चीज बना रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, चीज प्रोडक्शन प्रोसेस, ये चीज जो है ये पनीर है, जब आप पनीर बना रहे होते हैं तो पनीर के दौरान जो है ये लैक्टोज पैदा होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट क्या चीज है, यानी आपको चाहिए पनीर, आप पनीर ही प्रोडक्शन करवा रहे हैं, लेकिन पनीर ही प्रोडक्शन है, साथ साथ ये भी बन रहा है, ये इसकी जरूरत नहीं है लेकिन ये भी बन रहा है, इसलिए इसे हम बोल देते हैं बाई प्रोडक्ट। एनर्जी सोर्स इन इन्फेंट्स, अब जब ये दूध पीते हैं तो दूध में असल में दूध एक मुकम्मल जो है वो डाइट है, एक कंप्लीट डाइट है, तो इसके अंदर ये जो शुगर होती है यही बाद में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, क्योंकि बच्चे ने दूध के अलावा कुछ नहीं खाना पीना होता, तो उसे फिर मुकम्मल डाइट जो है वो सिर्फ माँ के दूध से मिल रही होती है, तो दूध में प्रोटीन, फैट्स और प्लस ये शुगर भी मिल रही होती है एज ए कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट बाद में एनर्जी पैदा करती है, ताकि बच्चे हो जो है वो एनर्जी की प्रोडक्शन भी जो हो जाती है। सिंथेसिस ऑफ वेरियस मैक्रोमोलेक्यूल, लैक्टोज ही ब्रेकडाउन से ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल्स बनते हैं, इससे ऐसे मैक्रोमोलेक्यूल्स बनाए जाते हैं जो लैक्टोज आपस में जुड़ के एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल जो है ये बाद में नर्वस सिस्टम में और इम्यूनिटी सिस्टम है अंदर इस्तेमाल होते हैं, ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो डाइसैकेराइड से रिलेटेड टॉपिक, पहले हमने बात की डाइसैकेराइड्स में जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है, इस बॉन्ड की नौइयत ऐसी होती है। हमने जो डाइसैकेराइड्स बनाए हैं उसमें बॉन्ड हो नाम कैसे देना है, उसके बाद हमने फिर इसकी प्रॉपर्टीज और इनका रोल, डाइसैकेराइड है जिस्म है अंदर जो रोल है कहाँ पे ये इन्हीं प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, खसूसियात ऐसी हैं, फिर उन खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए जिस्म है अंदर इन्हीं ज़रूरत कहाँ पे है, जिस्म को ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है और इससे कौन से फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा जो डाइसैकेराइड है जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पॉलीसैकेराइड की तरफ मूव करें हैं। फी अमानिल्लाह।